Assalamu alaikum students, hope you are all doing well and in a good health. Today our topic for discussion is postpartum hemorrhage. What is postpartum hemorrhage? This is definition is primary PPH is the most common form of major obstetric hemorrhage. ठीक है, मेजर कॉज है obstetric hemorrhage की. इसके डिफाइन कैसे करते हैं? प्राइमरी पीपीएच क्या होता है? इज द लॉस ऑफ 500 ml और मोर ऑफ ब्लड फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक विद इन द 24 आवर्स ऑफ द बर्थ ऑफ बेबी एंड इज यूजुअली विद इन 24 आवर्स को हम पीपीएच प्राइमरी पीपीएच कहते हैं. और आफ्टर 24 आवर्स के बाद अगर पेशेंट आ जाए एंड अप टू 6 वीक पोस्टपार्टम तक हम इसको फिर सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं. प्राइमरी पीपीएच के अपने कॉजेज है, सेकेंडरी पीपीएच के फिर अपने कॉजेज है. ठीक है, तो पीपीएच कैन बी डिवाइडेड इनटू माइनर एंड मेजर. ठीक है, और मेजर को फर्दर सब डिवाइड किया है मॉडरेट और सिवियर में. ठीक है, माइनर आपके पास का है 500 to 1000 ml को कहेंगे और मेजर आपको मोर देन 1000 को हम कहेंगे. ठीक है, मेजर जब आपके पास फिर मॉडरेट और सिवियर में है तो मॉडरेट में आपके पास 1000 to 2000 है और जो सिवियर है वो है मोर देन 2000 ml. ठीक है, so in a woman with lower BMI less than 60 kg, a lower level of blood loss may be clinically significant. The recommendation in this guideline apply to women experience a primary PPH of 500 ml or more. ठीक है, secondary PPH क्या है कि after defined as abnormal or excessive bleeding from the birth canal between 24 weeks and 12 weeks postnatally. ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया 12 वीक पोस्ट नेटली तक अगर जब हो तो दिस इज सेकेंडरी पीपीएच. ठीक है, द सेकेंडरी पीपीएच की यूजुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज आपके पास हैं वो है आपके पास अगर आरपीओसीज रह जाए. ठीक है, और इसके साथ इन्फेक्शन हो जाए, एंडोमेट्राइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है. ठीक है, और या इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्टेड एपी वगैरह, तो ये सेकेंडरी पीपीएच के कॉजेज है. ठीक है, इसमें आपके पास क्या क्या हो सकती है? यूजुअली आपके पास आरपीओसीज और एंडोमेट्राइटिस के साथ पेशेंट आते तो उनमें ब्लीडिंग हैवी होती है. ठीक है, अच्छा, प्राइमरी पीपीएच के पास क्या कॉजेज़ है? इसमें 4 T's है: टोन, टिश्यू, ट्रॉमा एंड थ्रोम्बिन. तो टोन आपके पास क्या क्या है? ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, इंट्राइम्नियोटिक इन्फेक्शन, एनाटॉमिक डिस्टॉर्शन ऑफ यूट्रस, यूट्राइन रिलैक्सन, मैग्नीशियम एंड निफेडिपिन, यूट्रस रिलैक्स हो जाए या ब्लेडर डिस्टेंशन. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली टोन. टोन में आपके पास पॉलीहाइड्रामनिया आ जाता है, मल्टीपल जेस्टेशन, मैक्रोसोमिया, फीवर, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एमनोटिक डिस्टॉर्शन ऑफ यूट्रस में आपके पास रैपिड प्रोलॉन्ग लेबर, फाइब्रॉइड, प्लेसेंटा प्रीविया, यूट्राइन एनॉमलीज. ठीक है, और क्योंकि इसके साथ आपका यूट्रस डिस्टेंड हो जाता है तो जब ये अपनी वापस उस पर आता है तो वो अपने टोन नहीं पकड़ता. ठीक है, तो इसमें टोन की वजह से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है? यूट्राइन एटोनिया जिसमें ब्लीडिंग होती है. यूट्राइन रिलैक्सन आप देते हैं, टर्ब्यूटलीन हो गया, ग्लिसरॉल ट्राइन नाइट्रेट, तो उसकी वजह से भी टोन में इशू आता है. और ब्लेडर डिस्टेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है. अगर आपके पास एटोनी हो तो आपने वो देखना है, यूट्रस आपके पास रिलैक्स हो तो फर्स्ट आपने ब्लेडर को एम्प्टी करना है. ठीक है, तो फिर आप फर्दर आगे जाएंगे प्रोसेस करने. टिश्यू आपके पास रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. ठीक है, रिटेन कॉटिलीडन या सक्सेंचुरेट लोब है, एक्स्ट्रा लोब है, या रिटेन ब्लड क्लॉट की वजह से भी हो सकते हैं. ट्रॉमा, लेसरेशन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना, प्रेसिपिटेटेड डिलीवरी या ऑपरेटिव आप फॉर्सेप डिलीवरी के साथ होता है. ठीक है, एक्सटेंशन एंड लेसरेशन एंड सिजेरियन सेक्शन, आप सिजेरियन सेक्शन के थ्रू भी स्कार एक्सटेंड हो सकता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है. यूट्राइन रप्चर और यूट्राइन इन्वर्जन. ठीक है, यूट्राइन इन्वर्जन में लेस लाइक, उसमें अक्सर आपके पास पेशेंट न्यूरोजेनिक की शॉक आती है, लेकिन अगर आप फिर प्लेसेंटा को हटाते हैं तो यूजुअली उसके बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है. थ्रोम्बिन क्या है? फॉर एग्जांपल कोई अंडरलाइन कॉज है, हीमोफीलिया, वॉन विली ब्रेन हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस पीपीएच एंड आईटीपी. और एक्वाइड में आपके पास जस्टिशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्री क्लैम्शिया विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, तो इनमें भी आपके पास पीपीएच के चांसेस होते हैं. डीआईसी, ऑब्वियसली डीआईसी में कौन कौन से पेशेंट जा सकते हैं? इन यूट्रोफीटल डिमाइस हो गया, सिवियर इन्फेक्शन, एब्रप्शन हो गया, एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, सडन कोलैप्स एंड थेरेप्यूटिक एंटीकोगुलेशन. आप कोई लो मोलिकुलर वेट या फिर वारफरिन वगैरह दे रहे तो उसके साथ हो सकता है. ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ एन इमरजेंसी. ठीक है, तो इमरजेंसी में आप क्या करते हैं? तो फर्स्ट आपका जब भी आपके पास पेशेंट आ जाए ब्लीडिंग के साथ, हैवी ब्लीडिंग है या कोलैप्स है, जिस तो आपने एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ABC आपने मेंटेन करना है. ठीक है, मेजर हैमरेज आपके पास यूजुअली 500 ml तक
या ये तो कहते हैं कि 500 मोर देन 500 ml आपके पास अगर हो तो दिस इज़ कॉल्ड एज ए पीपीएच। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स में ऐसे होता है कि 500 ml से कम भी पेशेंट इतना वो नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। तो कुछ पेशेंट को 300-400 ml पे भी पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो जाता है, हाइपरटेंशन, तो उसको भी आप पीपीएच कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि एनी ब्लड लॉस दैट कॉज सिग्निफिकेंट हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। अब रिसेंटली WHO वाले कहते हैं कि अगर आपके पास एनी ब्लड लॉस हो और हीमोडायनामिकली पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो, हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो हैमरेज है, और हैमरेज ड्यू टू बेसिकली मोस्ट कॉमन है यूट्राइन, मतलब पीपीएच में जो पेशेंट जाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये केसेस बहुत हैं। तो कुछ पेशेंट में ऐसे होता है कि ऑलरेडी हमारी पेशेंट्स एनीमिक होते हैं। अब वहाँ के तो बड़ा सिस्टम अच्छा है कि पेशेंट रेगुलर फॉलोअप के आते हैं, एनीमिया उनका कंट्रोल होता है, तो उन्होंने एक सेट पॉइंट रख लिया है, ठीक है, मोर देन 500 ml। लेकिन अगर आपके पास हमारे यहाँ पेशेंट आ जाए एनी ब्लड लॉस और जो सिग्निफिकेंट हीमोडायनामिकली कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो फिर आपके पास ये पीपीएच होगा, ठीक है। तो इनमें क्या है, अगर मेजर ऑब्स्टेटिक हैमरेज या ब्लड लॉस ग्रेटर देन 1000 ml, कंटिन्यूइंग मेजर ऑब्स्टेटिक हैमरेज और क्लिनिकल शॉक, तो इसमें आप कॉल फॉर हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट आपके पास ये कॉल फॉर हेल्प होगा, और फिर इसके बाद रीसेस ABC आप करेंगे। तो इसमें कॉल फॉर सीनियर मिडवाइफ, ऑब्स्टेटिशियन, एनेस्थेटिस्ट, अलर्ट हेमेटोलॉजिस्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेबोरेटरी का अलर्ट कंसल्टेंट ऑन कॉल जो होगा तो उनको आप बताएंगे, ठीक है। एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन करेंगे। ऑक्सीजन मास्क आप 515 लीटर पे देंगे। फ्लूइड बैलेंस 2 लीटर ऑफ आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड और 1.5 लीटर ऑफ कोलॉइड, जिसमें हमारे पास सेलाइन हो गए और आपके पास जो हेमसेल होता है, ठीक है, वो आपके पास रैपिड वॉल्यूम को ठीक करता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने ब्लड अरेंज करना है। ब्लड प्रोडक्ट्स आपके पास FFPs, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट एंड फैक्टर 8A की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। कीप पेशेंट वार्म। क्या करना है आपने, ये करके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के बाद आपने डायरेक्ट पेशेंट को कैनुला पास करना है 14 गेज का बोथ हैंड्स में, ठीक है। ब्लड ले लेना है आपने, ठीक है, फॉर फुल ब्लड काउंट, कोगुलेशन, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड LFTs, क्योंकि कोगुलेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट DIC में जाते हैं, ठीक है, तो कोगुलेशन भी आपने इनकी मस्ट करवानी है। फिर आपने ब्लड लेना है फॉर क्रॉस मैच के लिए, इसमें आपने 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड, FFPs एंड प्लेटलेट्स एंड क्रायोप्रेसिपिटेट अरेंज करना है। ECG ऑक्सीमीटर लगाने। फॉलिस कैथेटर आपने पास करना, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूट्राइन एटोनी इज ब्लैडर डिस्टेंशन, तो आपने फॉलिस पास करना है। बेड साइड टेस्टिंग अगर हम यूजुअली अगर आपको ब्लड ना मिले, ठीक है। ब्लड प्रोडक्ट्स अरेंज करने हैं। कंसिडर सेंट्रल एंड आर्टीरियल लाइंस, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, ठीक है, तो बेटर इन दैट ऑप्शन आप सेंट्रल लाइंस आप पास करें, ठीक है। रिकॉर्ड आपने रखने और वेट ऑफ ऑल स्वैब एंड एस्टिमेट ब्लड लॉस, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंट अब ब्लीड करे, क्योंकि आप स्वैब इस्तेमाल करेंगे, तो जब आप स्वैब इस्तेमाल करें उसको आप वेट करके फिर उसके बाद आप इस ब्लड के एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना ब्लड लॉस हुआ होगा, ठीक है। हमारे यहाँ यूजुअली किडनी ट्रे यूज़ होता है, तो किडनी ट्रे में आप जो सोक पैड्स है उसको आप वो करें, तो आपके पास ऑलमोस्ट 5 जो एक किडनी ट्रे आपके पास होती है, ठीक है। आप लोगों ने